एपिसोड स्टार्ट होता है और कार्लिन सोचता है उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि इसकी जिंदगी में अभी भी थोड़ी लाइफ बची हुई है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी डॉल से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि मैजिशियन टावर के हेड ने ऐसी बात क्यों बोली थी। वो ये बात अच्छे से जानता है कि वेलेटा पूरी तरह से टूटी हुई है, लेकिन वेलेटा को ये बात रियलाइज नहीं हुई है। हम लोग दोबारा मिल गए, लेकिन इस बार मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इसे इंपीरियल फैमिली से प्रोटेक्ट करूं। और वो वेलेटा से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी थी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे एक सम्मान के तौर पर ये देना चाहती हो जिस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो मैं खुशी खुशी इसे ले लूंगा और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। वेलेटा कहती है कि आप बहुत ज्यादा अलग हैं योर ग्रेस। कार्लिन कहता है कि चलो अब ये सब बस करते हैं, वैसे तुम्हारे पास पूछने के लिए कुछ है, जैसे कि कोई सवाल। वेलेटा कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी सवाल नहीं है। कार्लिन कहता है क्या सच में? मुझे लगा था कि तुम उस एल्केमी को लेकर बहुत क्यूरियस होगी जिस एल्केमी का इस्तेमाल कल मैंने मैजिशियन टावर के हेड के खिलाफ करा था। वेलेटा कहती है कि पहले मैं सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उस लाइट का कलर मेरी लाइट से अलग था और मैं पहली बार देख रही थी कि कोई आइस क्रिएट कर सकता है। कार्लिन कहता है कि मैं जानता था तुम्हारे फादर ने जो तुम्हें सिखाया था वो बस लिमिटेड था। एल्केमी बहुत कमाल का मैजिक होता है जिसके अंदर अमेजिंग पावर्स होती हैं। ये सिर्फ पोशन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करा जाता, इससे तुम अटैक भी कर सकती हो। वेलेटा कहती है कि मुझे बस ये सिखाया गया था कि मुझे पोशंस को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, और वो सोचने लगती है लेकिन मुझे लगता है मैंने जो सीखा था वो तो कुछ भी नहीं था। अगर मैं और ज्यादा सीखूंगी तो मैं इंपीरियल फैमिली के गले का कांटा बन जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वही बैंक्वेट देखते हैं। एक गार्ड कहता है कि ड्यूक कार्लिन और उनकी पार्टनर आ गई हैं। सब लोग बात करने लगते हैं कि क्या ड्यूक कार्लिन की पार्टनर, और देखते हैं कि वहां पर कार्लिन और वेलेटा की भी एंट्री हो जाती है। सब लोग वेलेटा को देखकर बात करने लगते हैं कि ये तो हाउस डिलाइट की मेंबर है, उस मैजिशियन टावर का हेड भी इसके पीछे पड़ा हुआ है और हिज ग्रेस के साथ आखिरकार इसका रिश्ता क्या है। जहाँ तक हम लोग ये बात जानते हैं ये तो एक मर्डरर है। लेकिन तभी कार्लिन पीछे मुड़कर कहता है कि काफी समय बाद मिले ड्यूक लियोन, और लियोन कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। कार्लिन कहता है कि इस वक्त बहुत सारी आंखें मुझ पर हैं, इसलिए मैं इस तरह से भाग तो नहीं सकता। तुम्हें झिझकने की कोई भी जरूरत नहीं, इस वक्त तुम्हें सिर्फ इस यंग लेडी की फिक्र करनी चाहिए, ना कि मेरी। वेलेटा भी लियोन को खुद को इंट्रोड्यूस करती है और लियोन उसको देखकर सोचता है कि किसे पता था 10 साल पहले कार्लिन जिसकी मदद करना चाहता था वो काउंट डिलाइट की बेटी थी। अभी तक आखिर इसको किसी ने अप्रोच क्यों नहीं करा। ऐसा लगता है कि कार्लिन के हाथ में एक बहुत अमेजिंग चीज लगी है। वेलेटा कार्लिन से कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाकर उनसे बात कर लेते हैं, आप मेरी फिक्र मत करिए। कार्लिन कहता है ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और वेलेटा लियोन को देखकर सोचती है मैं पहली बार इनको देख रही हूँ, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना है। इनको एम्पायर की तलवार कहा जाता है। इन्होंने तलवारबाजी में महारत हासिल करी है और बहुत सारी जंगें भी जीती हैं। हालांकि उनका परिवार बिखर गया, उसके बावजूद लोग उन्हें राज्य के प्रति वफादार कहते हैं और नॉवल के अंदर उन्हीं ने टैरियन के असली टैलेंट को पहचाना था। मैंने सुना है कि वो बहुत चुप रहते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं। दूसरी तरफ लियोन कार्लिन से पूछता है तो तुम्हारा प्लान क्या है। कार्लिन कहता है कि मैं आपको यही बताना चाहता था योर ग्रेस। लियोन कहता है आखिर अचानक से तुम इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो। कार्लिन कहता है क्योंकि हम लोग ऑफिशियल इवेंट में है। लियोन कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, हमारे आसपास कोई नहीं है। तभी कार्लिन कहता है कि वो बच्ची, मेरा मतलब मैं वेलेटा को प्रोटेक्ट करूंगा। लियोन कहता है तुम जानते हो ना कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। कार्लिन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस उसके लिए सॉरी फील होता है क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी। तभी लियोन उससे गुस्से से घूरने लगता है और कार्लिन कहता है क्या तुम्हें मेरे प्लान से इतनी ज्यादा नफरत है। लेकिन लियोन तो कहीं और देख रहा था और वो कार्लिन से भी कहता है कि जरा अपने पीछे देखो। और देखते हैं वहाँ पर वेलेटा नर्वस हो रही थी, इसलिए ड्रिंक करने के बारे में सोच रही थी। वो ड्रिंक की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी लियोन आकर उससे ड्रिंक ले लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई ड्रिंक नहीं करनी है। वेलेटा कहती है लेकिन योर ग्रेस मैं तो अब अडल्ट हो गई हूँ ना। तभी गार्ड आकर कहता है एम्परर और क्राउन प्रिंस मिलॉयड आ गए हैं और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गिलियन भी यहाँ पर आए हैं। फिर देखते हैं वहाँ पर मिलॉयड, एम्परर और गिलियन भी आ गए थे और सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे और वेलेटा भी सम्मान के तौर पर अपना सर झुकाती है। लेकिन तभी मिलॉयड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका नाम लेता है। वेलेटा सोचती है इतनी भीड़ में इसने मुझे कैसे
पहचान लिया। लेकिन तभी मेलॉर्ड उसे अपने पास करते हुए कहता है, तुम बच गई, मेरा मतलब तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। और देखते हैं कि इस वक्त सब लोगों की नजरें बस उन दोनों पर थी। और तभी मेलॉर्ड पीछे हटता हुआ कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना, मैं बस बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने सुना कि तुम मैजिशियन टावर से भाग गई, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तभी बेलेटा मेलॉर्ड के पीछे देखती है और सोचती है वो पर्सन जो एम्परर के पास खड़ा हुआ है, जिसने आई पैच लगा कर रखा है, वो दूसरे अल्केमिस्ट से अलग है। वो इस वक्त ऑफिशियल अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। लेकिन तभी एम्परर उन लोगों से कहते हैं कि चलो सीट पर बैठकर आराम से बात करते हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने फियांसे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गए होगे, लेकिन हम इस तरह से सब लोगों का सर झुकाए रहने तो नहीं दे सकते ना। हमारे पास तो कमाल के गेस्ट आए हैं, आज तो बहुत मजा आएगा। तभी कार्लिन वेलेटा से कहता है, वेलेटा क्या तुम ठीक हो? वेलेटा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और एम्परर कहते हैं, ड्यूक डेल्फाइन और वेलेटा, अगर आप दोनों को दिक्कत नहीं तो क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? और अगर तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो ड्यूक लियोन। वेलेटा सोचती है ऐसा लगता है आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। फिर वो लोग बैठे थे और कार्लिन कहता है कि मैं आज वेलेटा के गार्डियन के तौर पर आया हूँ। एम्परर कहते हैं, अच्छा मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि लेडी वेलेटा एकदम सेफ है और ये काफी ज्यादा शर्म की बात है जो कि काउंट डिलाइट के साथ हुआ था। वेलेटा सोचती है क्या शर्म की बात है? मुझे यकीन है कि ये मेरे फादर को लेकर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि वो जितनी ज्यादा दौलत हासिल कर सकते थे उतनी उन्होंने करी थी। और वेलेटा एम्परर से कहती है उनके पास एक खजाना था जिसको वो पहचान नहीं पाए और किराने फेंक दिया, और उस खजाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आया जिसने कि उस खजाने के डिब्बे को तोड़ दिया। एम्परर कहते हैं तुम सही कह रही हो, उस छत के नीचे मैजिशियन टावर का हेड था। वेलेटा कहती है आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता है। एम्परर कहते हैं हालांकि इस बार मैजिशियन टावर के हेड ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अगर इससे वॉर छिड़ जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मैजिशियन ने इस तरह से एक पूरे परिवार को खत्म नहीं करा है। और करंट मैजिशियन टावर के हेड की पावर इतनी ज्यादा है जिसे अभी कोई भी नहीं जानता। वेलेटा सोचती है कि सच में उसने ज्यादा कर दिया। वो बेवकूफ मुझसे ये तक पूछ रहा था क्या वो पूरी इंपीरियल फैमिली को खत्म कर सकता है। एम्परर कहते हैं वैसे मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इससे मिलो, इसका नाम गिलियन है और ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन का हेड है। वेलेटा उससे हाथ मिलाती है तो उसे एक झटका लगता है और वो सोचती है इसके हाथ तो इतने ज्यादा ठंडे हैं जैसे कि किसी इंसान के हो ही ना। एम्परर गिलियन से कहते हैं अब जब तुम दोनों इंट्रोड्यूस हो चुके हो, अब तुम फ्यूचर एम्प्रेस के साथ मिलकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ये बात सुनकर तो कार्लिन और वेलेटा दोनों शॉक हो जाते हैं। कार्लिन कहता है योर मैजेस्टी, लेकिन अभी तक वेलेटा ने रजिस्टर नहीं करा है। लेकिन तभी वेलेटा कहने लगती है योर मैजेस्टी आखिर आपका मतलब क्या है? आपका मतलब आपने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए प्लान्स बना लिए। अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ, मैं क्राउन प्रिंस से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हाउस डिलाइट खत्म हो चुका है, इसलिए मैं एंगेजमेंट को नहीं रखना चाहती। लेकिन तभी कार्लिन वेलेटा का हाथ पकड़ लेता है और उसे सर हिलाकर मना करने लगता है। वेलेटा को भी रियलाइज होता है, वो एम्परर की तरफ देखकर सोचती है लगता है मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। और कार्लिन कहता है कि योर मैजेस्टी दरअसल यंग एज में उसे बहुत सफर करना पड़ा, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। और एम्परर हंसते हुए कहते हैं हाँ जरूर समझूंगा। मुझे काउंट डिलाइट की पर्सनालिटी के बारे में रिपोर्ट मिली थी कि वो किस तरह का इंसान है, इस वजह से मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता हूँ। और वेलेटा देखती है कार्लिन ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। और एम्परर कहते लेडी वेलेटा तुम ये सब कुछ समझने के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन जो तुम कह चुकी हो उसे वापस नहीं ले सकती, इसलिए सोच समझ कर बोला करो, ये बात मत भूलो, तुम्हारे कुछ कहने से तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। वेलेटा सोचती है कि सही बात, एम्परर के पास पावर है कि वो जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रोक सकते हैं। इन्होंने मुझे ये बात याद दिला दी है कि इनका मेरी आजादी पर कितना कंट्रोल है। ये धमकी दे रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और
और वो एम्परर से कहती है मुझे डर है, मैं बहुत सारे अजीब लोगों के आसपास पड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आपकी एडवाइस नहीं भूलूंगी योर मैजेस्टी। और वो अपने मन में कहती है कि अगर मुझे अपने गोल को हासिल करना है तो मुझे ये धमकी को एक्सेप्ट करना होगा। एम्परर कहते हैं मेरी एडवाइस बूढ़े इंसान की एडवाइस लग सकती है, लेकिन ये एक दिन तुम्हारे काम आएगी। कार्लिन सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं 10 साल और बुढ़ा हो गया, और लियोन सोच रहा था चलो शुक्र है मैं दोबारा से सांस ले पा रहा हूँ। और तभी एम्परर कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो तुम शादी को आगे बढ़ाने के बारे में क्या सोचती हो, इसके बाद हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बात सुनकर तो मिलॉर्ड भी ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन कुछ वक्त पहले का देखते हैं जब वेलेटा और कार्लिन यहाँ पर आ रहे थे, और कार्लिन कहता है अगर इंपीरियल फैमिली ने शादी को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया तो तुम मान जाना, लेकिन उनसे ये कहना कि अभी के लिए तुम मेरे साथ रुकना चाहती हो, मैं बाद में कोई ना कोई बहाने बना दूंगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती इस वक्त तुमसे शादी करवाई नहीं जा सकती, इसलिए तुम उसे अवॉइड कर सकती हो। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वेलेटा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रेनहार्ड की तरह एक्टिंग करने लगती है और शर्माते हुए कहती है कि योर मैजेस्टी अभी मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। कार्लिन कहता है योर मैजेस्टी अभी तक वो अपने इंसिडेंट से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन उसे मैनर में रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए उसे बस कुछ और वक्त दे दिए। एम्परर कहते हैं वो क्या इंपीरियल पैलेस में रिकवर नहीं हो सकती। कार्लिन कहता है लेकिन उसने मुझसे यही कहा था, इसलिए मैंने उससे कहा था मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और मैं अपने वादे को निभाऊंगा। एम्परर कहते हैं कि जो कार्लिन कह रहा है क्या तुम इस बात को मानती हो वेलेटा। वेलेटा कहती है हाँ मैंने ही हिज ग्रेस से ऐसा करने के लिए कहा था, मुझे रात को भयानक सपने आते हैं और मैं ठीक से सो नहीं पाती, मैं नहीं चाहती कि इंपीरियल फैमिली मुझे ऐसी हालत में देखे। एम्परर कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड सोच रहा था आखिर वेलेटा मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही है, उसे उस खूनी हेड ऑफ द मैजिशियन टावर की आंखों में देखने से तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं पुकारा। और वो वेलेटा से कहता है कि तुम मुझसे मदद के लिए कह सकती हो वेलेटा। वेलेटा सोचती है मिलॉर्ड वो शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर और सॉफ्ट है, वो मुझे कभी भी एम्परर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, बेहतर रहेगा कि मैं उससे खुद दूरी बना लूं, मेरे भले के लिए नहीं बल्कि उसके भले के लिए। और वो मिलॉर्ड से कहती योर हाइनेस मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहती थी क्या आप मुझे हैंडल कर पाएंगे, आपकी जिंदगी हमेशा एक अच्छे और साफ रास्ते पर चली है। और वो सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ आप हमेशा उसी साफ रास्ते पर चलते रहे जिस पे आप चल रहे हैं। मिलॉर्ड कहता अगर तुम सच में ये चाहती हो तो फिर तुम अब से ड्यूक कार्लिन की प्रोटेक्शन में ही रहोगी, लेकिन इस बात को नहीं भूलना वेलेटा तुम्हें जल्दी ही क्राउन प्रिंसेस बनना है और उसके बाद एम्प्रेस भी। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पर हो या क्या कर रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो और इस बात को कभी नहीं भूलना। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और गिलियन कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज पर नजर रख रहा हूँ, मैंने सुना है तुम टॉप टायर के पोशन दिन में 2 बार बना सकती हो, क्या ये बात सच है वेलेटा। वेलेटा सोचती है चलो अच्छी बात है, इन लोगों को बस इतना लगता है बल्कि मैं इससे ज्यादा बना सकती हूँ। और वो गिलियन से कहती है गिलियन आज हम पहली बार मिले हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इजाजत दूंगी कि आप मेरे नाम से मुझे पुकारे। गिलियन कहता है मुझे माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, अब से मैं अपनी डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हम दोबारा से मिलेंगे। उसके जाने के बाद वेलेटा सोचती है कि मुझे लगता है कि एम्परर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। फिर उसे रियलाइज होता है और वो कार्लिन का हाथ छोड़ देती है। तभी लियोन उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और कहता है वेलेटा तुमने हिज मैजेस्टी को प्रवोक कर दिया, इसलिए अब से बहुत सावधान रहना। वेलेटा कहती है कि जी मैं समझ गई, मुझे माफ कर दिएगा। कार्लिन कहता है कि ड्यूक लियोन सही कह रहा है, मुझे तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहिए था। देखने के लिए एम्परर काफी शांत लग सकते हैं, लेकिन थ्रोन को पाने के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों की तक हत्या कर दी। वेलेटा आखिर तुम्हें एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में कितना पता है। वेलेटा कहती है मुझे ये नहीं पता, मुझे बस थोड़ा बहुत पता है कि एम्पायर कब बना था। कार्लिन सोचता है मुझे पता ही था, इससे इम्पोर्टेंट बातें नहीं बताई गई हैं ताकि इंपीरियल फैमिली से ज्यादा सावधान न रहे। लियोन उन लोगों से कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कार्लिन कहता है अब जब बातचीत हो गई कैसा रहेगा हम यहाँ से चले और मैं वापस जाते वक्त तुम्हें डिटेल में सारी बातें बता दूंगा। फिर वो लोग कैरेज में बैठे हुए थे और कार्लिन बता रहा था कि ड्यूक लियोन और मैंने अपनी आंखों से एम्परर को खून का समुद्र बहाते हुए देखा है, मुझे साफ साफ याद है जैसे कि मानो वो कल ही की बात हो। करंट एम्परर सबसे छोटे बच्चे के तौर पर पैदा हुआ थे, इसलिए वो सिंहासन से सबसे दूर थे। हालांकि वो
बाहर से तो अच्छे लगते थे लेकिन अंदर से उनके इरादे खतरनाक थे। मेरी माँ जो कि डेल्फाइन हाउस की हेड थी, जब वो उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि शाही परिवार में एक महान सरपेंट का जन्म हुआ है। वो कुछ भी कर सकता है, वो एक ड्रैगन है जो कि टॉप पर जाने के लिए कोई भी रास्ता अपना लेगा। और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले उसने क्राउन प्रिंस को ठिकाने पर लगाया, उसके बाद उसने सब लोगों को मैनिपुलेट कर कर अपनी तरफ कर लिया था। उसके बाद पूरे एम्पायर में काफी जगह मिस्टीरियस मौतें होने लगी। एम्परर में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया था और कोई नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा है। वेलेटा कहती है तब तो उस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हो गई होगी। कार्लिन कहता है सही कहा, उस वक्त हमें किसी ऐसे लीडर की जरूरत थी जो कि हमें ऑर्डर दे सके। लेकिन अजीब बात तो ये थी, जो करंट एम्परर है उस वक्त वो काफी ज्यादा शांत थे। उस वक्त वो बस 12 साल के थे लेकिन अपने पैसों से लोगों की मदद कर रहे थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि उनकी शांति के पीछे क्या अजीब सा था। वो अपने असली इरादों को जाहिर नहीं होने देते। वो रेनहार्ड से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम उनका चेहरा देखकर बता सकती हो कि वो इमोशन के जरिए लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं। वो एक ऐसी आंखें हैं जो कि लोगों के अंदर झांक कर देख सकती हैं। एम्परर ने गिलियन को रिपोर्ट देने के लिए भेजा और दुनिया फिर जल्दी ही शांत हो गई। लोगों का मानना था करंट एम्परर की वजह से वो कर्ज अब चला गया है। वेलेटा कहती है वो तो एकदम रेनहार्ड की तरह ही चालाक है। अगर ये बात सच है तो अब से मैं और ज्यादा केयरफुल रहूंगी। अब तो मुझे और यकीन हो गया है कि वो मुझे एम्पायर में लाने के लिए मजबूर कर देंगे। कार्लिन कहता है अब जब मैं सोच रहा हूँ तो गिलियन ने मुझसे तो टॉप टायर के पोषण के बारे में बात नहीं करी। वेलेटा कहती है शायद इसलिए क्योंकि एम्परर को ये बात अच्छी नहीं लगती। कार्लिन कहता है तो शर्म की बात है, वो तुमसे पहली बार मिला है और ऐसे कह रहा था जैसे तुम उस पर भरोसा कर लो। लेकिन वेलेटा मैं तो तुम्हें काफी समय से जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर शक ना करो। वेलेटा कहती है कि ऐसी काइंडनेस पर विश्वास करना जो कि बदले में कुछ नहीं चाहता। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आप पर शक करूँ तो आप मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगते। मैं जानती हूँ कि आप मेरे मन के बारे में सोचते हैं। उस बेवकूफ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी रूल के मुताबिक बिताई है। मैं रेनहार्ड को इतना पसंद नहीं करती हूँ, हालांकि वो मुझसे चिपका रहता है और ना ही मैं उसे दूर धकेलती हूँ ना ही उससे दूर जाती हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों काफी एक जैसे हैं। और फिर वेलेटा सोचती है ये कहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी ज्यादा उलझी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या मैं मरने से पहले अपने सुकून को ढूंढ पाऊंगी। ऐसा लगता है जितना ज्यादा मैं सुकून की तलाश करती हूँ उतनी ही ज्यादा मैं समुद्र में और गहराई में डूबती जाती हूँ। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर मैं आप जैसे किसी बड़े से कुछ वक्त पहले मिल पाती। और कार्लिन सोचने लगता है कि वो लड़की जिसको मैंने पहले देखा था, अब मैंने उसे इतना इंतजार करा दिया था कि वो अब बहुत दूर जा चुकी थी। दूसरी तरफ रेनहार्ड को देखते हैं जो कहता है कि मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर समन कर सकती हो मास्टर। फिर देखते हैं कि वो लोग वहां से पहुंच गए थे और कैरेज से उतर रहे थे। वेलेटा सोचती है जितना मैं सोच रही हूँ उतनी मुझे थकान हो रही है, मैं आज रात गहरी नींद में सोना चाहती हूँ। और कार्लिन उतरने के लिए वेलेटा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर रेनहार्ड आता है जो कि वेलेटा को पीछे से पकड़ लेता है और उसे गहरी नींद में सुला कर कहता है कि शांत रहना, आज ये बहुत ज्यादा थक गई है। हालांकि वो मुझसे कहती नहीं है लेकिन उसे आराम की जरूरत है। ये पेट इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि वो अपने मास्टर को कंफर्ट कर सके। फिर वो लोग अंदर आ गए थे और कार्लिन कहता है कि तुमने यंग लेडी के साथ क्या करा है। रेनहार्ड कहता है क्या कहा, यंग लेडी कितना भयानक नाम है, वो बस आराम से सो रही है। वैसे मैं वो हूँ जिसको तुमसे सवाल पूछना है, तुमने मास्टर के साथ आखिर ऐसा क्या करवाया है जो कि इतनी ज्यादा थक गई है। गार्ड कार्लिन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन कार्लिन उन लोगों को रोक देता है और रेनहार्ड से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने बस उससे इतना कहा था कि मैं काइंडनेस के तौर पर ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए उसे मुझ पर शक करने की कोई जरूरत नहीं। रेनहार्ड कहता है कि मुझे हंसी मत दिलाओ, अच्छा दिखने का दिखावा मत करो, तुम बस उसे हासिल करना चाहते हो क्योंकि उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि तुम्हारे पास नहीं है। कार्लिन कहता है कि अब बात बंद करते हैं, मैंने बस इतना बताया था कि मैं कहाँ से आया हूँ। रेनहार्ड वेलेटा को उसके कमरे में ले आता है और कहता है एम्परर वेलेटा के पीछे है ना। कार्लिन कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि वो गिव अप नहीं करेंगे। रेनहार्ड कहता है कि मैजिशियन टावर उसके रास्ते में आ रहा है, इसलिए वो लालची पिग बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता। लेकिन तभी कार्लिन को बहुत ज्यादा खून की बदबू आने लगती है और वो रेनहार्ड से कहता आखिर तुमने ऐसा करा क्या है जो तुम्हारे पास से इतनी खून की बदबू आ रही है। रेनहार्ड कहता है कि मैं जंग के मैदान में था। कार्लिन कहता है कि एम्पायर में तो इस वक्त कोई जंग नहीं चल रही। रेनहार्ड कहता है क्या तुम श्योर
और हो कल सुबह इस बारे में दुनिया को पता चल जाएगा। और योर ग्रेस, तुम इस मामले में अपनी नाक घुसाना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना वजह तुम्हें किसी तरह की तकलीफ पहुंच जाए। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वेलेटा को हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर उसे जाने दो। वेलेटा को हर इंसान द्वारा छोड़ दिया गया है, वो किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती सिवाय मेरे, और यही तो मैं चाहता हूँ। कार्लिन फिर उसका हाथ दूर कर देता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम सच में चाहते भी हो कि वो बच्ची मुस्कुराए? तुम्हें अंदाजा भी है कि जब लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो उसे कितना टूटा हुआ महसूस होता है। रेनहार्ड अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर टूटा होने में दिक्कत क्या है? मुझे अच्छा लगता है जब मास्टर टूटी हुई होती है, जब वो मेरी पकड़ से भाग नहीं पाती। वो सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में मैजिशियन टावर में एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम बाल्टियर था, और वो रेनहार्ड से कहता है, मैजिशियन टावर के हेड, आखिर कब तक तुम इस तरह की बचकानी हरकतें करने वाले हो? रेनहार्ड कहता है, कितना बेवकूफी भरा सवाल है, जब तक कि कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रांग पैदा नहीं हो जाता। बाल्टियर कहता है, कितनी शर्म की बात है, हमने कितने समय से मैजिशियन टावर के हेड का इंतजार करा था। रेनहार्ड कहता है, माफ करना, मैं इतना दयालु नहीं हूँ, यहाँ पर रुककर जो तुम्हारी बकवास सुनूं। वो बाल्टियर पर हमला करता है और बाल्टियर कहता है कि तुम्हें हार का स्वाद चखना होगा और तुम्हें ये बात रियलाइज करने की जरूरत है कि पावर ही सब कुछ नहीं होती है। बताया जाता है बाल्टियर, जो कि मैजिशियन टावर का हेड था, ये शब्द कहने के बाद वो अचानक से गायब हो गया और रेनहार्ड के हेड बनने के बाद काफी अजीब चीजें होने लगी। अचानक से कुछ लोग सूख जाते थे, उनकी बॉडीज के पार्ट्स गायब हो जाते थे और वो मर जाते थे। लोगों ने इस बीमारी का नाम दिया गॉड कर्स, यानी कि भगवान का श्राप। ऐसी लाशें जो कि मरने के बाद भी हिलती थी वो रेजिर कहलाती थी। उसमें से भयानक बदबू आती थी और वो एम्पायर में हर जगह बीमारी फैलाती थी। जैसा कि हाउस डिलाइट के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हुआ था, ऐसी ही खबरें एम्पायर में काफी जगह से आने लगी और इन सब का जिम्मेदार सब लोग बस सिर्फ एक इंसान को मान रहे थे और सब लोगों ने अपनी तलवारें बस उसके ऊपर तान दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा को देखते हैं जिसकी आंख खुल जाती है और वो सोचती है कि मैं तो कैरिज में थी, मैं अपने कमरे में कैसे आ गई? मेरी यादें धुंधली लग रही हैं, इसका मतलब ये उस बेवकूफ का काम होगा। लेकिन उसकी वजह से कम मुझे ओरिजिनल नॉवल का एक सीन याद आ गया कि नॉवल के अंदर ऐसे इवेंट बाद में होने वाले हैं। गॉड का श्राप, यानी कि लाशें फिर से जिंदा होकर वापस आएंगी। कुछ ऐसा तब भी हुआ था जब करंट एम्परर क्राउन प्रिंस हुआ करता था। ड्यूक कार्लिन का शक है कि उस वक्त एम्परर ही ने ये सब कुछ करा होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 साल का बच्चा लाशों को दोबारा जिंदा करे? अगर ऐसा है तो फिर एम्परर ऐसे मास्टर माइंड है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मेरे शक के दायरे में ऐसे दो लोग हो सकते हैं, पहला है बाल्टियर और दूसरा है गिलियन। क्या होगा अगर उन दोनों में से कोई एक एम्परर के साथ मिल गया और दोबारा से ऐसा गॉड का श्राप फैला दे? अगर ऐसा हुआ तो उन दोनों के रास्ते के बीच में कौन आएगा? मैंने ओरिजिनल नॉवल को नजरअंदाज करा था, उसके बजाय मैं एम्परर के रास्ते में आ गई। इस नॉवल की कहानी वैसे ही चल रही है जैसा कि इसे होना चाहिए था। हालांकि ये हाउस डिलाइट के खत्म होने के काफी समय बाद हुआ था। टैरियन भी दोबारा से तलवारबाजी सीखने लगा। हालांकि मेरी मौत टल गई है लेकिन अभी तक मैं सेफ नहीं हूँ। मुझे कुछ करना होगा, मैं ये कर सकती हूँ। तुम कई बार अपनी मौत को चकमा दे चुकी हो तो ऐसा कर सकती हो वेलेटा। एक ऐसा सिंबल जो कि लोगों के शरीर के कुछ हिस्से को मिटा सकता है। मुझे इस बात को पता करना होगा आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब जब मैं सोच रही हूँ तो आखिर नॉवल की एंडिंग क्या थी? जहाँ तक मुझे याद है रेनहार्ड टावर के ऊपर खड़ा हुआ था और शांत होकर नीचे देख रहा था। मुझे यकीन है कि रेनहार्ड के अचानक से गायब होने की कोई वजह नहीं थी, वो बस एक इत्तेफाक था। ये तो मेरे लिए एक अच्छी न्यूज है ना, तो आखिर मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? सच में हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उलझ चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा कहती है कि आखिर ये है क्या, और लियोन उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वेलेटा के हाथ में एक बिल्ली थी और वो सोचती है, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे उस बेवकूफ से भी ज्यादा किसी चिंताजनक चीज का सामना करना पड़ेगा।